नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी उसकी दोस्तों क्लास नंबर आज 39 है। और दोस्तों आज का अपना टॉपिक है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई का पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों डीआई के अपन 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि दोस्तों वो आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर एसबीआई पीओ परी 2020 के नाम से प्ले लिस्ट में उसमें जाकर दोस्तों आप उन वीडियो को देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन अपन को किस प्रकार से सोल्व करने हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 3 डीआई के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ से संभावना रहती है एसबीआई पीओ परी की। यदि अपन बात करें तो दोस्तों 3 डीआई का मतलब हो गया लगभग 15 क्वेश्चन का टॉपिक है अपना ये, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों ये भी अपन ने देखा था कि पाई चार्ट, टेबुलर या बार ग्राफ या लाइन चार्ट या मिक्स्ड डीआई और मिसलेनियस डीआई, इन प्रकार से अपन ने इसको वर्गीकृत किया था। और दोस्तों आज जो अपन ने डीआई रखी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डीआई से दोस्तों 4 या 5 क्वेश्चन, नॉर्मली दोस्तों 5 क्वेश्चन एक डीआई पर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पे रखे हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जो हर प्रत्येक वीडियो में 2 डीआई मैंने आपको करवाई है। पिछले 2 वीडियो, यदि पार्ट 1 की बात करें उसके अंदर मैंने आपको 2 डीआई करवाई थी, पार्ट 2 में भी दोस्तों मैंने 2 डीआई आपको करवाई थी। और दोनों डीआई में दोस्तों मैंने 6 क्वेश्चन वहाँ पर रखे थे। 6 क्वेश्चन रखने का लॉजिक दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आ सके कि किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। और नॉर्मली दोस्तों होता क्या है कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन एक डीआई पर पूछे जाते हैं और कभी कभार दोस्तों 4 क्वेश्चन भी एक डीआई से एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की जो दोस्तों मैंने डीआई रखी है यहाँ पे पाई चार्ट, इस पाई चार्ट में दोस्तों मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। तो 7 क्वेश्चन रखने का लॉजिक दोस्तों ये है कि हालांकि एग्जाम में एक डीआई पर 7 क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये है कि आपको मैं बता सकूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों डीआई पर पूछे जा सकते हैं। एवरेज का भी क्वेश्चन बन जाता है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको अनुपात समानुपात का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये जो पहली डीआई अपन ने ली है आज, ये इसके अंदर दिखाया गया है राम का मासिक खर्च। राम का मासिक खर्च दोस्तों इस डीआई में दिखाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या आप रफ कॉपी में ये जो आपने कॉपी है आपकी रफ कॉपी, उसके अंदर आप नोट कर सकते हो क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जैसे आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, वहाँ पर इस डीआई का साइज दोस्तों छोटा कर दिया गया है। हो सकता है आपको दिखने में परेशानी हो, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए कि इस सबसे पहली बात जो निर्देश दिया होता है डीआई में आपको, वो आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे दिया गया है राम का मासिक खर्च। राम का जो मासिक खर्च है उसके बारे में यहाँ पर डीआई दी गई है आपको कि वो रेंट पर कितना खर्च करता है। दोस्तों रेंट पर वो 15% खर्च करता है। परसेंटेज में डीआई दी गई है, पाई चार्ट दिया गया लेकिन परसेंटेज में दिया गया। ये भी दोस्तों आप ध्यान रखना, पाई चार्ट को 2 प्रकार से दिया जा सकता है, परसेंटेज में और डिग्री में। परसेंटेज में और डिग्री में 2 प्रकार से आपको पाई चार्ट दिया जा सकता है। यहाँ पे जो पाई चार्ट दिया गया है वो आपको परसेंटेज में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, 15% रेंट पे खर्च कर रहा है। फूड खाने पर कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, 25% खाने पर खर्च कर रहा है। ट्रांसपोर्ट यात्रा में वो 7% खर्च कर रहा है। एजुकेशन शिक्षा में वो 20% खर्च कर रहा है। और मेडिकल जो बीमारियों है उन पे उसका जो खर्चा है वो 5% का खर्चा है। और अदर अन्य पर वो दोस्तों 28% का खर्चा कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है कि उसका मासिक वेतन या मासिक खर्च उसका कितना है, ये आपको यहाँ पर नहीं बताया गया। सिर्फ आपको परसेंटेज में डीआई दी गई है कि रेंट पर 15%, फूड पर 25%, ट्रांसपोर्ट पर 7%, एजुकेशन पर 20%, मेडिकल पर 5% और अन्य पर 28% वो खर्चा करता है। तो चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फूड पर किए गए खर्च का कौन याद कीजिए। कि इसको कहने का मतलब है दोस्तों, जो आपको ये डीआई दी गई है, ये डीआई आपको परसेंटेज में दी गई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों डिग्री में। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो किस चीज़ को कन्वर्ट करवा रहा है, सिर्फ ये फूड को। फूड यानी खाने पर कितना परसेंट था दोस्तों, 25% था। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान ये रखिए कि खाने पर कितना खर्च था, यहाँ पर 25% का खर्च था। 25% परसेंटेज की बात हो गई तो दोस्तों 25 किस पे था, 100 पे था।
25 किस पे था, 100 पर था। और डिग्री की यदि बात करें तो इसके पाई चार्ट के अंदर टोटल डिग्री जो होती है दोस्तों ये 360 डिग्री होती है, इसलिए अपन 360 से इसको गुणा कर देंगे। 25 से 100 को दोस्तों डिवाइड किया 4 से दोस्तों 360 को डिवाइड किया 90। तो दोस्तों कितने डिग्री की वैल्यू हो गई फूड की, 90 डिग्री की वैल्यू हो गई। और यदि आप ध्यान से देखो जो फूड का पाई चार्ट दिखाया गया है उसमें दोस्तों आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कैसे किया दोस्तों, फूड पर खर्चा था 25% का, तो 25% की बात हुई तो 25/100 इंटू किस पे निकालना है, डिग्री पे निकालना है, इसलिए अपन ने इसको 360 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों 25 को 100 से डिवाइड किया 4 को 360 से किया 90, तो 90 डिग्री आपके पास में यहाँ पे निकल के आया। 90 डिग्री का मतलब हो गया दोस्तों आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके पास में रेंट और एजुकेशन पर किए गए खर्च का कोण। इसमें भी आपको कोण ही पूछा गया है, लेकिन दो चीज़ का मिलाकर आपको कोण पूछा गया है। किस किस का, रेंट का पूछा गया है और एजुकेशन का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको रेंट प्लस एजुकेशन पर कोण पूछा गया। तो रेंट की बात करें दोस्तों, रेंट की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है, रेंट की वैल्यू है 15%। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पर खर्चा दोस्तों आपका 20% का। दोस्तों अपने यदि यहाँ पर लिखे कि जो रेंट पर खर्च है वो 15% का खर्च है, रेंट पर 15% का खर्च है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पर खर्च है दोस्तों 20% का। तो इन दोनों को मिलाकर आपको कोण निकालना है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर खर्चा कितना हो गया आपका, रेंट और एजुकेशन का टोटल हो गया दोस्तों 35%, 35%, 15 और 20 का अपन ने प्लस कर दिया। तो टोटल दोस्तों खर्चा 35% का हो गया। तो अपन अब इसको सेम उसी प्रकार पहले वाले क्वेश्चन की करेंगे। 35% खर्चा हुआ, किस पे परसेंटेज की बात है तो 100 पर हुआ। एंगल अपन को चेंज करना है, कोण में अपन को चाहिए तो 360 से गुणा करेंगे। 0 से 0 दोस्तों मैंने कैंसिल कर दिया। यदि 5 से कैंसिल करता हूँ 2, इस 35 को 5 से कैंसिल करता हूँ 7, और 2 को दोस्तों 36 से कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा 18। तो आपके पास वैल्यू निकल के आई दोस्तों 7 × 18। 7 × 18 आपको सोल्व करना है। तो ये कितना होता है दोस्तों 126। तो 126 डिग्री की वैल्यू होगी रेंट और एजुकेशन को यदि अपन मिला के कोण याद करें तो 126 डिग्री मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यदि राम रेंट पर 4500 रुपये खर्च करता है, व्यय करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो राम है वो रेंट पर कितने रुपये खर्च कर रहा है। राम है जो रेंट पर 4500 रुपये खर्च कर रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है कि राम की कुल मासिक खर्च कितना है। राम का जो मासिक खर्च है वो कितना है, मासिक खर्च आपको यहाँ पर राम का याद करना है। तो दोस्तों पहली बात तो कि रेंट पर आपको दिया गया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेंट पर आपको दिया गया कि रेंट पर वो खर्चा कर रहा है 4500 रुपये का। और यदि अब आप ग्राफ ये पाई चार्ट में यदि आप देखो तो रेंट पर आपको कितने परसेंटेज में खर्चा दिया गया है, 15% का। रेंट पर कितना परसेंटेज का खर्चा दिया गया आपको, 15% का। तो हो ना हो दोस्तों ये 15% की वैल्यू कितनी है, 4500 है, क्योंकि अपन को दी गई है। ग्राफ से सॉरी ये पाई चार्ट से अपन को पता लगा, जो DI है अपनी उससे अपन को पता चला कि 15% की वैल्यू है रेंट की। और क्वेश्चन से अपन को पता लगा कि 4500 वैल्यू है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो 15% के बराबर होनी चाहिए 4500। इस प्रकार यदि 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 15 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 45 300। 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि अपन को मासिक खर्च निकालना है। मासिक खर्च टोटल 100% है, तो ये इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 30,000। 30,000 आपके पास में वैल्यू निकल के आई। तो राम का जो मासिक खर्च है, यदि अपन मान के चले कि रेंट पर 4500 रुपये खर्च करता है तो उसका मासिक खर्च होगा दोस्तों 30,000 रुपये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में है।
तो ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है और इजी वे में आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बल्कि आपको बस सिर्फ यही ध्यान रखना है, जो डीआई है वो आपको सबसे पहले डीआई को समझना है कि डीआई के अंदर क्या बता रहा है, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट दे रहा है, जो इक्वेशन दे रहे हैं या तो उसको आपको कैसे यूज करना है और आपको याद क्या करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, राम अपने अदर खर्चे का 25% मनोरंजन पर व्यय करता है। तो दोस्तों अदर खर्चे की बात करें तो पहली बात तो जो अदर खर्चा था, जो अन्य पर अपना खर्चा था, जो अदर में अपना खर्चा था वो कितना था दोस्तों, वो 28% का था। अन्य पर खर्चा कितना अपना 28% का है। 28% में से वो 25%, 28% का 25% वो मनोरंजन पर खर्च करता है। इसका मूल्य 2100 है। अब दोस्तों ये समझना आप, यदि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये थे, यदि आपके पास 1000 रुपये थे या आप मान लीजिए आपके पास जो इनका जो राम का जो मासिक खर्च है वो ₹80 है, टोटल है जो ₹80 है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि अक्स का आप अन्य पर खर्चा निकालोगे तो अक्स का 28% निकालोगे आप। अन्य पर यदि आपको अदर पर आपको खर्चा निकालना होगा तो आपको अक्स का 28% निकालना होगा। और वही क्या बता रहा है, मनोरंजन पर खर्चा कितना है, अन्य के खर्च का 25% है, तो इसका आपको 25% निकालना होगा, यानी कि 25/100 निकालना होगा। और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए, 2100 आनी चाहिए। 2100 दी गई है। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 25 से इसको मैं कैंसिल करूँ तो 4, और 4 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में 7, 7 चौक 28। और दोस्तों ये अब मेरी अक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास में 2100 गुणा 100/7। 7 से यदि 2100 को मैं कैंसिल करूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 300। तो ये 30,000, 300 इंटू 100, 30,000 की मेरे पास में वैल्यू आई। तो जो कुल खर्चा है वो कितना हो गया, 30,000 का खर्चा हो गया। कुल खर्चा कितना हो गया, कुल उसका जो मासिक खर्चा वो कितना हो गया, 30,000 का हो गया। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि एजुकेशन पर उसका व्यय, एजुकेशन पर। तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पर खर्चा कितना है दोस्तों, एजुकेशन पर उसका खर्चा है 20% का। एजुकेशन पर उसका खर्चा कितना है, 20% का उसका खर्चा है। तो अपन को इस 30,000 का 20% निकालना है। तो 30,000 का 20% यदि अपन निकालेंगे तो ये आप डायरेक्ट भी वैसे निकाल सकते हो, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6,000 रुपये इसका 30,000 का 20% होता है। कैसे होता है, डायरेक्ट कैसे निकाला वो देखना आप। मैंने कहा था आपको किसी संख्या का यदि 10% निकालना हो तो उस संख्या में से एक अक्षर अपन कम कर देते हैं। तो 1 0 मैंने कम कर दिया तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 3,000 रुपये। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 3,000 रुपये। तो 20% की कितनी होगी, 6,000 रुपये। डबल कर दिया। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन को टिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर टिक करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि राम का मासिक खर्च 50,000 रुपये, यहाँ पर दिया गया है कि उसका जो मासिक खर्च है, यदि सपोज 50,000 रुपये उसका मासिक खर्च है, तो रेंट, फूड और मेडिकल पर राम का व्यय याद कीजिए। तो पहली बात तो कि जो रेंट है, रेंट पर कितना खर्च कर रहा है, यहाँ पे देखिए 15% वो खर्च कर रहा है। फूड पे देखिए, फूड पे कितना खर्च कर रहा है, वो 25% खर्च कर रहा है। मेडिकल पर देखिए, मेडिकल पर वो कितना खर्च कर रहा है, मेडिकल पर वो 5% खर्च कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब आपको इन तीनों का मिला के खर्च याद करना है। अब नॉर्मली आप इन तीनों का यदि पहले रेंट का निकालो 15%, फिर 25% फूड का निकालो, फिर 5% मेडिकल का निकालो, फिर इनको प्लस करो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि यहीं पर आप इन परसेंटेज का योग कर लीजिए। तो 15 + 25 + 5 आपको प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 30 40 और 5 45% रेंट का, फूड का और मेडिकल का मिला के आपके पास कितना हो गया, 45% हो गया। तो 50,000 का आपको 45% निकालना है। तो सीधा सीधा यदि आप निकालना चाहो तो 50,000 का आपको अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि सिर्फ 45% आपको निकालना है। तो 45% यदि आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 × 5 = 20, 22
22,500 आपके पास में वैल्यू निकल के आएगी। और 22,500 दोस्तों यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि राम फूड पर 5,000 रुपये व्यय करता है, फूड पर कितना करता है व्यय? 5,000। और यदि पाई चार्ट से देखें तो फूड पर कितना परसेंटेज है? 25%। फूड की यदि बात करें, खाने की यदि बात करें, तो पाई चार्ट से पता लगा कि 25% वो खर्च करता है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 5,000 रुपये खर्च करता है। तो 25% की वैल्यू हो गई दोस्तों 5,000। और यदि अभी पूछा क्या गया तो उसका ट्रांसपोर्ट पर खर्च याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे यदि अपन देखें तो 1% की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। 1% की यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो 5,000 में 25 का भाग देंगे, तो 25 का भाग देंगे तो कितना वैल्यू आएगी? 200 आएगी। और अब 200 वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। ट्रांसपोर्ट का अपन को फाइंड करना है। तो ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंटेज है दोस्तों? 7% है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंटेज है? 7% है। 1% की वैल्यू 200 है, तो 7% की वैल्यू 200 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा? 1,400। कितना हो जाएगा? 1,400, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा बताता हूँ मैं इसको। फूड पर आपको खर्चा दिया गया था 5,000 रुपये का। और फूड में ग्राफ से यदि आप देखो, पाई चार्ट से यदि आप देखो तो 25% है। तो 25% की वैल्यू है दोस्तों आपके पास में यहाँ पर 5,000 रुपये। 25% की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों आपके पास में? 5,000 में आपको क्या करना है दोस्तों? 25 से आपको भाग लगाना है। तो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास में 200 रुपये। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ कि 1% की आपके पास में वैल्यू आई 200। अब पूछा गया है कि खर्च, ट्रांसपोर्ट पर खर्च आपको याद करना है। तो ट्रांसपोर्ट पर देखें यदि तो 7% का खर्चा है। ट्रांसपोर्ट की यदि अपन बात करें तो ट्रांसपोर्ट पर यदि अपन खर्च देखें अपना तो कितने परसेंट का है ग्राफ में? 7% का है। अब ये सोचिए दोस्तों आपकी 1% की वैल्यू 200 है, तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 गुणा 7। तो कितनी आ गई ये वैल्यू आपके पास में? 1,400, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। एजुकेशन और रेंट पर व्यय के बीच का अनुपात याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको जो मासिक खर्चा वो दिया नहीं गया था, तो आप कैसे निकालोगे कि एजुकेशन पर कितना खर्चा हुआ था और रेंट पर कितना हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है ये भी कई बार बहुत मायने रखता है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको अनुपात पूछा गया है। अनुपात में आपको एग्जैक्ट वैल्यू का पता होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर परसेंटेज में आपको वैल्यू पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो एजुकेशन और रेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किस किस के बीच का अपन को अनुपात चाहिए? एजुकेशन और रेंट के बीच का अपन को अनुपात चाहिए। एजुकेशन पर खर्च कितना है दोस्तों? एजुकेशन पर खर्च है इसका 20% का अनुपात। एजुकेशन पर खर्च है 20% का। और रेंट की बात करें तो रेंट पर खर्च है दोस्तों 15% का। क्लियर? तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से यदि कैंसिल करूँ तो 4, इसको 5 से कैंसिल करूँ तो 3। तो अनुपात अपने पास में क्या निकल के आया? 4:3। कितना अनुपात निकल के आया? 4:3 अपने पास में अनुपात निकल के आया। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई को अपन को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई अपने क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो 7 क्वेश्चन मैंने रखे थे वो ये पाई चार्ट के अपन ने 7 क्वेश्चन किए है। तो आपको मैं एक बार फिर से वो पाई चार्ट पे ले चलता हूँ। जो ये पाई चार्ट थी अपनी, जिसके अंदर राम का मासिक खर्चा आपको दिया गया था। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था, बार बार यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको डीआई दे या जो चार्ट दे, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो टेबुलर हो, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो लाइन चार्ट हो, कोई सा भी हो, उसको आप पहले ध्यान से समझना कि उसके अंदर दिया क्या गया है। और जो निर्देश दिया गया हो वो 2-3 लाइन का या 1 लाइन का, जितने भी लाइन का आपको निर्देश दिया गया हो वो भी आपको ज़रूर पढ़ना है।
ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके कि जो डीआई अपन को दी गई है उसके अंदर क्या दिया गया है। उसके बाद में आप क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आप बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डीआई में मैंने 7 क्वेश्चन रखे थे। 7 क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन जो आपको जो टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, सभी प्रकार के टाइप समझाने के चक्कर में मैं यहाँ पर एक डीआई के अंदर क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रखता हूँ। एक एग्जाम की यदि दृष्टि से बात करें अपन तो 5 क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं एक डीआई पर, और कभी कभार दोस्तों एक डीआई पर सिर्फ 4 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डीआई पे। नेक्स्ट डीआई दोस्तों अपन ने जो रखी है वो लाइन चार्ट की रखी है। लाइन ग्राफ आप इसको बोल सकते हो, या लाइन चार्ट, या लाइन डीआई, जो भी आप इसको बोलना चाहो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके अंदर 8 से लेकर 12 तक 5 क्वेश्चन में, सॉरी 8 से लेकर 12 है, शायद 13 क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर, अपन देख लेते हैं। 8 से लेकर 13 क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर मैंने रखे हैं। यहाँ पे 12 टाइप हो रखा है जो गलत है। 13 क्वेश्चन यानी 5-6 क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके अंदर रखे हैं। इस डीआई के अंदर 13 क्वेश्चन 8 से लेकर 13 क्वेश्चन तक है, यानी कि 6 क्वेश्चन दोस्तों इस डीआई के अंदर है। ये डीआई क्या है दोस्तों समझना इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कोई स्कूल होगा या कोई कॉलेज होगा जिसके अंदर दिया गया है कि साल 2013 की यदि अपन बात करें तो साल 2013 के अंदर उस स्कूल के अंदर 250 स्टूडेंट थे, और साल 2014 में उसके अंदर 200 स्टूडेंट थे, और साल 2015 की यदि अपन बात करें तो उसके अंदर 300 स्टूडेंट है, और साल 2016 में उसके पास दोस्तों 300 स्टूडेंट है, जो कि सेम है 2015 में, और 2016 में स्टूडेंट्स की संख्या समान है। और 2017 में बात करें तो उसके पास में स्टूडेंट 400 है, और 2018 की यदि अपन बात करें तो उसके पास स्टूडेंट 350 है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये डीआई दी गई है, जो लाइन चार्ट आपको दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, आप नोट कर सकते हो कि अपन ध्यान से यदि देखें तो 2013 की यदि अपन बात करें तो 2013 में स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 250 है, ये देखिए। और 2014 की बात करें तो 2014 में दोस्तों स्टूडेंट इसके अंदर कितने हैं, 2014 में इसके अंदर 200 स्टूडेंट है। और 2015 की यदि अपन बात करें तो 2015 में इसके अंदर 300 स्टूडेंट है। 2015 की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर 300 स्टूडेंट है। और 2016 में 2015 और 2016 में सेम है 300। और 2017 की यदि अपन बात करें तो 17 में इसमें स्टूडेंट हो गए 400, और 2018 की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर स्टूडेंट हो गए दोस्तों 350। तो ऐसे आप नोट भी कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। इस डीआई पे जो पहला क्वेश्चन बना है उसको देखते हैं अपन। तो डीआई क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखना है आपकी वर्ष 2014 से वर्ष 2015 तक स्कूल में बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि आपको पूछी गई है दोस्तों, और वो भी आपको किसके अंदर पूछी गई है, प्रतिशत में आपसे पूछी गई है कि जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई। कौन से साल की बात कर रहा है, साल 2014 से लेकर साल 2015 की ये बात कर रहा है कि 14 से साल 2015 में यदि वृद्धि हुई है तो वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि साल 2014 में स्टूडेंट कितने थे और साल 2015 में स्टूडेंट की संख्या कितनी थी। तो देखिए इस ग्राफ से यदि अपन देखें तो 2014 की अपन बात करें तो 2014 में जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो है अपने पास में 200, और 2015 की यदि अपन बात करें तो 2015 में दोस्तों जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 300। अब दोस्तों पूछा ये गया है कि साल 2014 से 2015 में स्टूडेंट की संख्या में कितने की वृद्धि हुई। तो दोस्तों साल 2014 में जो स्टूडेंट है वो 200 है, और 2015 में ये कितने हो गए, 300 हो गए। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि स्टूडेंट की संख्या 200 से कितनी हो गई, 300। 200 से कितनी हो गई, 300। 200 से संख्या हो गई दोस्तों स्टूडेंट की 300, यानी कि कितने बढ़ी, कितना बढ़ा ये, तो ये स्टूडेंट की संख्या 100 बढ़ गई दोस्तों। स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई आपके पास में 100। अब ये कितना प्रतिशत बढ़ा, प्रतिशत में यदि अपन को निकालना होता है तब दोस्तों दिक्कत ये आती है कि कौन सी संख्या पर आपको निकालना है। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूँ कि 200 पर 100 की वृद्धि हुई,
200 पर 100 मैंने प्लस किया तब मेरे को 300 मिला। 300 तो मेरे को मिला है किस पे वृद्धि की, 200 पे की। तो और कितने की 100 की 100 की वृद्धि की, बट्टे कितने पर की, 200 पर की। तो 100 बटे 200 इंटू ये परसेंटेज के लिए 100। तो 100 से यदि ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 से मैं 100 को कैंसिल करूँ तो 50। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। इसको आप दोस्तों बस तो यहाँ पे 50% की वृद्धि हुई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। इसको आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 2014 में जो स्टूडेंट है दोस्तों 200 है, 2015 में दोस्तों जो स्टूडेंट है वो 300 है। मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट इजी वे में कर सकते थे कि 2014 में जो स्टूडेंट है वो 200 है, 2015 में जो स्टूडेंट है वो 300 है। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 100 की वृद्धि हुई। 100 की वृद्धि हुई कितने पर हुई, 200 पर हुई। यानी कि 200 का आधा, आधा का मतलब हो गया दोस्तों 50%, आधा का मतलब होता है 50%। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक स्कूल में बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी। जो इससे पहले क्वेश्चन था दोस्तों वो वृद्धि का क्वेश्चन था, और अब जो क्वेश्चन है वो कमी का क्वेश्चन है। और कमी कितने प्रतिशत में आपको फाइंड करनी है। कौन से 2 साल दिए गए हैं, साल 2013 आपको यहाँ पर दिया गया है और साल 2014 आपको दिया गया है। तो 13 की यदि बात करें तो 13 में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं दोस्तों, 250 है। और 14 में यदि अपन बात करें तो 14 में स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 200 है। अब सेम वही अपन को करना है कि 250 स्टूडेंट थे साल 2013 में, और फिर 200 स्टूडेंट हो गए तो कितने कम हो गए। पहले स्टूडेंट थे आपके पास में 250, पहले आपके पास में स्टूडेंट थे 250, फिर आपके पास में स्टूडेंट हो गए 200, फिर आपके पास में स्टूडेंट हो गए 200। तो कितने कम हुए, 50 स्टूडेंट कम हुए। अब 50 को आपको 250 पर परसेंटेज निकालना है। 250 में जब 50 कम हुए तब 200 मिला, 250 में जब 50 कम हुआ तब आपको 200 मिला। इसलिए परसेंटेज निकालेंगे तो कितने की कमी हुई, 50 की कमी हुई। कितने पर कमी हुई, 250 पर कमी हुई। 250 में से आपने माइनस किया तो 250 में कमी हुई, बट इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से यदि इसको कैंसिल करूँ तो 5, और 5 से 100 को कैंसिल करूँ तो 20। कितने प्रतिशत आंसर आया अपने पास में, 20% की कमी हुई साल 2013 से साल 2014 तक। जो स्कूल में स्टूडेंट है उनकी संख्या में 20% की कमी हुई। इसलिए आपको कौन से ऑप्शन को टिक करना है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है 20%। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। दिया क्या गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से वर्षों के किस जोड़े में स्कूल में बच्चों की संख्या की समान है, बच्चों की संख्या समान है, बच्चों की संख्या समान है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है, बच्चों की संख्या समान है। तो दोस्तों कौन से 2 साल है जिसके अंदर बच्चों की संख्या आपको समान दी गई है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ग्राफ से आप देख सकते हो, यदि इस लाइन चार्ट में अपन देखें कि कौन से 2 वो साल है जहाँ पर बच्चों की संख्या समान है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि साल 2015 है उसके अंदर बच्चों की संख्या 300 है, और साल 2016 के अंदर भी दोस्तों बच्चों की संख्या 300 है। तो नॉर्मली अपन यहाँ पे इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि साल 2015 और साल 2016 में बच्चों की संख्या समान है, क्योंकि साल 2015 में भी बच्चों की संख्या 300 है और साल 2016 में भी बच्चों की संख्या 300 है। दोनों साल में बच्चों की संख्या 300 है जो कि समान है। इसलिए आपको कौन से ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है, साल 2015 और 2016 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है साल 2015 और 2016। इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में यदि दोस्तों अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना कि 2015 में स्कूल के छात्रों की संख्या 2017 में स्कूल के छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि साल 2015 की बात कर रहा है और साल 2017 की बात कर रहा है। कौन कौन से 2 साल की बात कर रहा है, साल 2015 और साल 2017। तो 15 की यदि अपन बात करें तो दोस्तों 15 का यहाँ पर देखिए आप कितने स्टूडेंट है, 15 में स्टूडेंट है दोस्तों 300।
15 में स्टूडेंट है 300 और बात कर रहा है 17 की, तो 17 में स्टूडेंट की यदि दोस्तों अपन बात करें तो 17 में स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 400 स्टूडेंट है। 17 में कितने स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट है। तो पूछा क्या गया दोस्तों, 2015 में स्कूल के छात्रों की संख्या 2017 में स्कूल के छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों जो 2015 में स्टूडेंट है 300 और 2017 में स्टूडेंट है 400, जो ये 300 है वो इस 400 का कितना प्रतिशत, कितना ज़्यादा या कम की बात नहीं कर रहा है। ध्यान देना क्वेश्चन में ज़्यादा या कम की बात नहीं करना, पूरी की पूरी वैल्यू पूछ रहा है कि जो ये साल 2015 में 300 स्टूडेंट है और साल 2017 में ये 400 स्टूडेंट है। देखिए 15 में कितने हैं, 300 है और 17 में कितने, 400 है। तो ये जो 300 है वो 400 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों ये आपको नॉर्मली जनरल वे में पता होना चाहिए। यदि 300 की बात करें 400 के सापेक्ष तो कितना परसेंट है दोस्तों, 75% है। नहीं, कैसे निकालना है वो अपन देख लेते हैं कि जो 300 है वो कितना, किसका कितना परसेंट है, 400 का कितना परसेंट है। तो 300/400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से यदि मैं 100 को कैंसिल करूँ तो ये 25 और 25 को 3 से गुणा करूँ तो 75, 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक स्कूल में बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016 की बात कर रहे हैं तो 2016 में है दोस्तों 300 स्टूडेंट और 2017 में है दोस्तों यहाँ पर 400 स्टूडेंट। 16 में 300 स्टूडेंट है, 17 में 400 स्टूडेंट है। 2016 की बात करें तो 16 में स्टूडेंट है दोस्तों 300 और 2017 की यदि अपन बात करें तो 17 में स्टूडेंट है दोस्तों 400। यहाँ पर वो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि हुई। तो 100 की वृद्धि किस पे हुई दोस्तों, 300 पे हुई। 100 की वृद्धि किस पे हुई, 300 पे, शुरू वाले पे हुई। तो ये इसका कितना प्रतिशत है ये आपको फाइंड करना है। तो 100/3, 100/3 का मतलब होता है दोस्तों 33.33%। कैसे निकाला दोस्तों, मैंने कहा था यदि आपने परसेंटेज का टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर SBI PO परी 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है और उसमें जाकर आप परसेंटेज का टॉपिक ज़रूर देखिए ताकि आपको इजी वे में समझ में आ सके कि इजी वे में आप जल्दी यानी कम समय में आप परसेंटेज को कैसे निकालना है। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, मैंने बार बार आपको कहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें उनका आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जो छोटी छोटी ट्रिक्स होगी आपकी, जो कैलकुलेशन क्षमता होगी आपकी, जो छोटी छोटी आप कैलकुलेशन आती है वो आपकी करने की क्षमता होगी, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में नंबर के रूप में। तो दोस्तों यदि परसेंटेज का टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर आप परसेंटेज का टॉपिक ज़रूर देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 2016 में स्टूडेंट कितने थे, 300 स्टूडेंट थे और 2017 में दोस्तों कितने स्टूडेंट थे, 400 स्टूडेंट थे। तो 300 से कितने ज़्यादा हो गए दोस्तों, 100 ज़्यादा हो गए। 300 से कितने ज़्यादा हो गए, 100 ज़्यादा हो गए। कितने ज़्यादा हुए, 100 ज़्यादा हुए। किस पर हुए, 300 पर। 300 से 300 पर 100 ज़्यादा हुए तभी तो 400 आया। तो 100 ज़्यादा हुए 300 पर, इंटू परसेंटेज निकालना तो इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वैल्यू कितनी बची आपके पास में, 100/3। 100/3 को यदि आप सोल्व करते हो तो आपके पास में आता है दोस्तों 33 सही 1/3%, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33.33%। तो ऑप्शन नंबर ई में है, तो ऑप्शन नंबर ई को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, साल 2014 में स्कूल के छात्रों की संख्या 2018 में स्कूल के छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, हालांकि हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन दोस्तों SBI PO यदि पिछले साल का यदि आप पेपर की बात करें, SBI PO परी 2019 के यदि आप पेपर की बात करो तो उसका पेपर का लेवल था दोस्तों वो इजी लेवल था। इसी वजह से वो जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा गई थी। तो दोस्तों आप ऐसे ना सोचे कि इजी क्वेश्चन नहीं आएगा या एकदम हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे। इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी क्वेश्चन आ सकता है और हार्ड क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आ सकते हैं।
तो बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो 2014 में जो स्टूडेंट की संख्या है वो कितनी है और 2018 में जो स्टूडेंट की संख्या कितनी है, इनके बीच दोस्तों अनुपात फाइंड करना है कि 2014 के स्टूडेंट की संख्या अपन यहाँ पे देखेंगे कितनी है। यहाँ पे 2014 में स्टूडेंट की संख्या 200 और 2018 की यदि अपन बात करें तो 2018 में स्टूडेंट है दोस्तों 350। इन दोनों का अनुपात अपन को फाइंड करना है। 0 से 0 कैंसिल, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 और 35 को 5 से डिवाइड किया 7, तो 4:7 आपके पास में अनुपात निकल के आया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस प्रकार दोस्तों इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही आप अपना आपा खो दे और उसको जल्दबाजी में आप गलत क्वेश्चन कर दे। कई बार होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है क्वेश्चन में, यहाँ से डायरेक्ट आप ऑप्शन को देख के भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनको आपको बस गलत नहीं करना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF के लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों डेली करंट जीके की आपको यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमें SMS करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा यदि आप इच्छुक है। तो उसके अंदर जो टेलीग्राम का ग्रुप है और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो अपनी जो मैथ्स क्लासेज हो रही है उनकी भी आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दोस्तों जो DI का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो DI का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए DI की बहुत सारी DI अपन करने वाले हैं, DI के बहुत सारे क्वेश्चन अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो DI के जो वीडियो होंगे वो बहुत सारे वीडियो होंगे, इसलिए आप इनको कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। और दोस्तों मैंने जो लेवल रखा है इनका ईजी टू मॉडरेट, और उसके बाद में दोस्तों लास्ट में अपन इसको हाई लेवल तक अपन लेके जाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इजी पूछा जाए तो आप इजी भी आसानी से कर सको, हार्ड क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से उनको सोल्व कर सको। और DI में अक्सर दोस्तों होता है कि एग्ज़ाम के अंदर यदि DI के अंदर आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो लगभग एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कैलकुलेटिव होता है, उसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। तो उसको आप हो सके तो उसको आप स्किप कीजिए, उसके बदले आप अगले क्वेश्चन पर जाइए ताकि आप उस एक क्वेश्चन के टाइम में 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर सको। ये छोटे छोटे ट्रिक दोस्तों मैं बीच में वीडियो के बीच में भी आपको बहुत सारी बताता रहता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।